हाँ जी दोस्तों, अब तक हमने देखा क्या कि हमने मीटिंग करवा ली। मीटिंग के ऊपर जो वोट होना चाहिए था वो वोट करवा लिया। वोट के बाद और भी कुछ रेजोल्यूशन से रिलेटेड मैटर्स थे, वो मैटर्स देख लिए। अब बात ये हुई कि ये सारी जो हरकत हमने करी है अभी तक, इसकी सूचना अभी तक क्या हमने रजिस्ट्रार को दी है, आरओसी को पहुंचाई क्या? तो बिल्कुल नहीं, अभी तक कुछ नहीं पहुंचाया। तो इसलिए एट द एंड क्या कहा जाता है कि भैया अब सेक्शन नंबर 117 पे आ गए, जहां पे ड्यूरिंग दी मीटिंग के प्री रिक्विजिट सारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन हमारा मिनट्स का आएगा, जो कि आफ्टर दी मीटिंग की बात करता है। ठीक है, तो यहां तक क्या कहा गया कि भैया कोई भी रेजोल्यूशन एग्रीमेंट जो भी आपने पास किया, वोटिंग हो गई, जो भी हो गया, उसके अंदर ऑर्डिनरी था, स्पेशल था, जो भी था, रेजोल्यूशन एग्रीमेंट जो भी आपने कर लिया, जिसके ऊपर समापन हो गया, जिसके ऊपर आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया, वो पास हो गया, तो उसको आपको फाइल भी तो करना पड़ेगा। किसको फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को करना पड़ेगा। क्या क्या फाइल करना पड़ेगा? तो रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, एग्रीमेंट देना पड़ेगा, अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी है, डिपेंडिंग की वो सिचुएशन थी कि नहीं, वैसे केस थे कि नहीं, बट अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और कब देना पड़ेगा? 30 दिनों के अंदर अंदर, जो आपकी पास किया गया जिस दिन, मतलब मीटिंग कंक्लूड हुई, रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को पहुंचा देना है। कौन सा फॉर्म यूज होगा? तो फॉर्म यूज होगा यहाँ पे MGT 14 फॉर्म फिल करते हुए आपको ये सारी सूचनाएं रजिस्ट्रार को फाइल करनी है, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड एज वेल एज प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो ये तो चीज सिंपल चलती है। ठीक है, तो ये बात करता है आपका सेक्शन नंबर 117। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या? तो लिस्ट डाउन किए गए हैं कुछ ऐसे रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट, ऐसे कुछ रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट है जो सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है, जिसको कि आपको फाइल करना आवश्यक है। और उसके बाद बताया गया कि अगर आप इसमें नहीं करते हो, कोई भी कटौती करते हो, कोई भी गलती करते हो, तो उस केस में आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी इन केस ऑफ कंपनी एज वेल एज इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे हम एट द लास्ट। तो ये पूरी चर्चा होगी सेक्शन नंबर 117 की। अब स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा इसका एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या कहा गया कि कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी एग्रीमेंट, और इन केस अगर वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी चीज जो है एज पर सेक्शन नंबर ऑब्वियसली 102 अगर है तो फाइल की जाएगी रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब 30 दिन की परंपरा है, इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शन है। कुछ क्या एक्सेप्शन है वो आप देखोगे अपने फुटनोट में, जो फुटनोट बनाया गया 17 और 18 नंबर का। क्या कहा गया कि स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो या फिर स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी हो, इन दोनों के लिए ये टाइम लिमिट को डबल कर दिया गया है। मतलब कि उनके लिए टाइम लिमिट 30 दिन की नहीं रह जाती, उनके लिए टाइम बन जाता है 60 डेज का। तो जब आप उनके लिए इसको पढ़ोगे तो आप मान के चलोगे कि उनको ये 30 दिन के अंदर फाइल नहीं करना है, उनको ये 60 डेज, 60 दिनों के अंदर इसको फाइल करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे एक चीज और क्या प्रोवाइजो में दिखा गया है, वो ये है कि जो भी आपने रेजोल्यूशन या जो भी चीजें आपने डिस्कस की, अगर उसका इंपैक्ट सपोज आपके आर्टिकल पे पड़ता है, मतलब कोई भी आपने रेजोल्यूशन पास किया, अपने बिजनेस चेंज कर लिया, कोई ऑब्जेक्ट क्लास चेंज किया, कुछ भी हरकत ऐसी करी है जिसका कोई भी इंपैक्ट आपके आर्टिकल में पड़ता है, तो उस केस में जो भी आपका आर्टिकल होगा उसके अंदर आपको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको उस आर्टिकल के साथ इस हरकत को, मतलब इस रेजोल्यूशन, इस एग्रीमेंट को अनेक्स्ड करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा उन सभी आर्टिकल के लिए जो भी उस रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट पास होने के बाद इशू किए जाएंगे। फिर से सुनो जरा इस चीज को। आपकी जिस दिन मीटिंग हो गई, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो गया, एग्रीमेंट अप्रूव हो गया, अब उसके बाद आपने अगर उसके अंदर उसके प्रभाव से आर्टिकल में कुछ भी अमेंडमेंट हो रही है, आर्टिकल के अंदर कोई भी छिड़खानी हो रही है, अब मीटिंग खत्म होने के बाद क्या आप आर्टिकल पुराना वाला इशू करते रहोगे? तो ऑब्वियसली नहीं। तो पुराना वाला जो आपका आर्टिकल था उसके अंदर या तो जो भी इफेक्ट है उस रेजोल्यूशन का, उस एग्रीमेंट का, उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दो, जिसको हम कहते हैं इम्बॉडीड कर दो, उसके अंदर उसकी अमेंडमेंट कर दो। और अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा तो आप उस आर्टिकल के साथ अटैच कर दो, मतलब अनेक्स्चर में लगा दो कि भैया ये रेजोल्यूशन है और ये एग्रीमेंट है। कब? इशू करने से पहले, और वो कर्म करने के बाद ही आप आर्टिकल को इशू करोगे किसी भी नए व्यक्ति को, किसी भी नई जगह पे। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी बात यहां पे और कही जाती है। नाउ MGT 14 के बारे में आपको बता दिया, 30 दिन के बाद मैंने आपको बता दी। अब ये कुछ लिस्ट डाउन किए गए हैं सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताओ ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए फाइलिंग की आवश्यकता होती है एज पर सेक्शन नंबर 117। तो ये सारे मुद्दों को देखना है आपको। पहला पॉइंट कहता है वो रेजोल्यूशन जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बट अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है, कोई सा भी स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफिक बिजनेस होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला होगा, तो उस सिचुएशन में आपको अपने रजिस्ट्रार को बताने की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आ जाती है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कहता है कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो कि पास किया गया है और जिसमें कि सारे के सारे मेंबर एग्रीड है, 100% मेंबर्स ने अप्रूवल दे दी, यूनानिमसली अप्रूव्ड हुआ है, मतलब कि कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं था। तो वैसे रेजोल्यूशन तो ये जानने पड़ेंगे ना रजिस्ट्रार को, ऐसी क्या बात थी जिसमें सभी एग्री हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है उस रेजोल्यूशन की सूचना भी आपको रजिस्ट्रार को देनी होती है।
अगला पॉइंट कहता है कि कोई बोर्ड रेजोल्यूशन है, अब ये आपका जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन नहीं है, आपके कोई बोर्ड रेजोल्यूशन है जिसके अंदर बात हुई है अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ये चारों हरकत की गई है किसके रिगार्ड में? मैनेजिंग डायरेक्टर के रिगार्ड में। मतलब कोई रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया गया या उसको रीअपॉइंट कर दिया गया, या फिर जो उसके अपॉइंटमेंट था उसको रिन्यूअल कर दिया गया, या फिर जो उसके टर्म्स थे अपॉइंटमेंट के किसी भी रिगार्ड में, उसकी पावर्स थी जो भी थी, ड्यूटीज वगैरह थी, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन कर दिया गया। किसका? मैनेजिंग डायरेक्टर, मेन पर्सन जो कंपनी को चला रहा है एक तरीके से। तो अगर ऐसी भी कोई हरकत हुई है, उसके रिगार्ड में भी कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये बोर्ड रेजोल्यूशन है, ठीक है ना, तो ऐसा भी कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है तो उसको भी आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। अगली बात करता है कि अब कोई मेंबर्स की मीटिंग हुई, जो क्लास ऑफ मेंबर्स थी उनकी कोई मीटिंग हुई और उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया स्पेसिफाइड मेजोरिटी के साथ। क्लास ऑफ मेंबर्स की कहने का मतलब हुआ क्लास ऑफ मेंबर्स की कोई भी मीटिंग होगी जो स्पेसिफाइड मेजोरिटी के साथ पास हो जाती है, और उसका ऑब्वियसली बात है प्रभाव क्या पड़ता है कि सपोज करो कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो पास किया गया जो स्पेशल रेजोल्यूशन की उसमें रिक्वायरमेंट थी और 76% लोग वहां पे एग्री थे, वो पास हो गया, लेकिन 24% एग्री नहीं भी तो थे। लेकिन जब वो रेजोल्यूशन पास होगा तो क्या उसका प्रभाव उन 24 पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ 76 पे पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो इफेक्ट होगा उसका वो किसके ऊपर होगा? सभी मेंबर के ऊपर होगा, सभी उस क्लास ऑफ मेंबर के ऊपर होगा जिसकी भी डिस्कशन हुई थी। तो आपने ये भी लिखा गया है कि कई मीटिंग्स ऐसे होती हैं जो कुछ क्लास ऑफ मेंबर्स के साथ की जाती है, सभी के साथ नहीं की जाती, तो उसका प्रभाव जिन लोगों पे भी पड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज आपने कोई एज अ होल मीटिंग नहीं की, लेकिन कुछ क्लास ऑफ मेंबर्स के अंदर कोई मीटिंग की, उससे कोई रेजोल्यूशन पास किया जिसका प्रभाव किसी और ऐसे लोग भी पड़ेगा जो कि उसके वोट के अगेंस्ट में थे, तो वैसी सूचना भी आपको किसको देनी होगी? रजिस्ट्रार को पहुंचानी होगी। अगला पॉइंट कहता है कि रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग, उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो जा रही है वॉलंटरली वाइंड अप के अंदर, मतलब कंपनी को वॉलंटरली क्लोज किया जा रहा है एज पर सेक्शन नंबर 59 किसका? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो सेक्शन नंबर 59 है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत जो कंपनी है उसको बंद किया जा रहा है, वॉलंटरली वाउंड अप किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी बहुत जानने वाली बात है, तो इसकी सूचना भी किसको देनी पड़ेगी? आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी बाय वे ऑफ फाइलिंग। अगला पॉइंट आता है जिसमें बात की जाती है रेजोल्यूशन जो भी रिलेटेबल है किसके? सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के। अब सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 बेसिकली क्या है? ये बात करता है आपकी बोर्ड मीटिंग्स के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के ऊपर, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पावर होते हैं उसके रिगार्डिंग में कोई भी रेजोल्यूशन, कोई आपने पावर ऐड कर दिया, कोई डिलीट कर दिया, कोई भी हरकत की है आपने जो कि सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 को हिट करता है, द थिंग इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स को हिट करता है, तो उसके रिलेटेड में जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी सूचना आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए क्या एक्सेप्शन आ गया? तो देखो 19 एंड 20 पॉइंट है यहाँ पे। वो क्या कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसके लिए एक्सेप्शन उसको दिया जा सकता है कि भैया तुम्हें अप्लाई नहीं होता, तुम अगर कुछ 179 सबसेक्शन 3 में कुछ चेंजेस करते भी हो तो तुम्हें रेजोल्यूशन पास अगर तुमने किया भी है तो उसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये दी जा रही है एक्सेप्शन दी जा रही है जिसको? प्राइवेट कंपनी को। तो उसके ऊपर एक कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी? कि आपको ये एक्सेप्शन तभी मिलेगी जब आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं करा हो, कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग कौन सी? सेक्शन 92 की और सेक्शन 137 की। फिर साथ ही भी कहा गया है कि स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी जो होगा उनके ऊपर भी ये वाला पॉइंट, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ये वाला क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब इस चीज के रिगार्डिंग कोई रेजोल्यूशन होगा तो उसकी फाइलिंग करने की एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर भी नहीं आती, ठीक है। तो इन दोनों के लिए छूट है, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी पे आती ही नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी उस पर आती है लेकिन उसको एग्जम्पशन दी गई है, लेकिन एग्जम्पशन उससे ले ली जाएगी अगर उसने कोई भी डिफॉल्ट किया होगा फाइलिंग के अंदर तो। अच्छा जी, अब ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ। अब जो ये पॉइंट कह रहा है 179 सबसेक्शन 3 का, इसके साथ साथ इसको एक एडिशनल पावर क्या मिलती है कि जो भी इसका रेजोल्यूशन होगा उसको इंस्पेक्शन करने की पावर किसी के पास नहीं है। मतलब कि आपके पास एक सेक्शन आता है कंपनीज एक्ट के अंदर जो कि सेक्शन नंबर है 399। वो क्या करता है? वो इंस्पेक्शन की या फिर उसकी कॉपीज वगैरह, एक्सट्रैक्ट वगैरह लेने की पावर देता है लोगों को, मेंबर्स को। पर इस पॉइंट के तहत अगर हमने रजिस्ट्रार को फाइलिंग जो कर दी, फाइलिंग करनी वो तो ठीक है, लेकिन इसकी इंस्पेक्शन करने की पावर किसी भी व्यक्ति को नहीं है जो कि इंस्पेक्शन की पावर देता है इन जनरल सेक्शन नंबर 399। लेकिन इस पॉइंट के लिए उसका प्रोविजन है कि भैया उस सेक्शन के तहत भी इसकी इंस्पेक्शन कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। फिर एक और चीज के प्रोविजन में आता है क्या कि भैया ये जितनी बातें आपने करी, ये सारी बातें, ये सारे क्लॉजेज, ये सारे प्रोविजन जो है वो बैंकिंग कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं होते। सिंपल सी बात है, बैंकिंग कंपनी के केस में इन चीजों को छोड़ दिया गया, एग्जेम्प्ट किया गया।
एट लास्ट कहता है कि कोई और ऐसा रेजोल्यूशन या कोई और ऐसा एग्रीमेंट जो कि प्रिस्क्राइब किया जाए, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एक तरीके से खाली स्थान छोड़ दिया गया, कल को इसके अंदर भरा जा सकता है कुछ भी, एंड उसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। मतलब कोई ऐसी हरकत आपने की है जो लगता है कि भैया ये तो पब्लिक को पता होना चाहिए, आम लोगों को पता होना चाहिए, आपके शेयर होल्डर, आपके सब्सक्राइबर्स को पता होना चाहिए, तो वैसी जानकारी को भी यहाँ पे जोड़ा जा सकता है और आपसे वो फाइलिंग करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये लिस्ट डाउन कर दी गई है कुछ सारी चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है, बल्कि याद रखनी है। नाउ अगर आप नहीं करते ऐसा तो क्या होगा, तो लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कैसे लगेगी, तो पेनल्टी के लिए दो लोग हैं यहाँ पे, एक आता है कंपनी, दूसरे आते हैं आपके ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। कंपनी की पहले बात करते हैं, तो कंपनी के ऊपर लगेगा 1 लाख रुपए का फ्लैट पेनल्टी, मतलब 1 लाख रुपए सीधा सीधा। फिर बात करें अगर कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होगा तो इसमें आपको 500 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, जो कि मैक्सिमम जाएगा आपको 25 रुपीज। मतलब कि 1 लाख रुपए तो फ्लैट लग गया, उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूइंग नेचर की पेनल्टी है तो उसके ऊपर आपको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगते जाएगा, लगते जाएगा, लगते जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम जो जाएगा वो कितना जाएगा, 25 लाख रुपए तक, उसके आगे नहीं जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं ऑफिसर की। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज और क्या आती है कि जनरली आपने हमेशा क्या देखा है कि हमेशा बात होती है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यहाँ पे उसमें जोड़ दिया गया इंक्लूडिंग लिक्विडेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो आप कंपनी एक्ट के अंदर देख रहे हो, जिसके अंदर डायरेक्टर, केएमपी, बला बला सारे लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर कभी भी लिक्विडेटर नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आपने ऊपर देखा है एक वॉलंटरी वाइंड अप की बात हो रही थी, तो अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो हो सकता है वहां पे लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया हो। तो अगर लिक्विडेटर भी है और वो भी इस एक्ट को, इस सेक्शन को फॉलो नहीं करता, इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो उसको भी पेनल्टी लगेगी। वो लिक्विडेटर भी यहाँ पे लपेटे में आ जाएगा, वो भी माना जाएगा कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में है। कितनी पेनल्टी लगेगी, तो भैया पहले बात करते हैं फ्लैट पेनल्टी की, तो वो है आपका 50,000 रुपीज। मतलब कि आपने जैसी कॉन्ट्रावेंशन किया 50,000 रुपए तो आपसे ले लिए जाएंगे। ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, एग्जैक्ट पेनल्टी है कि 50,000 रुपए आपका लगेंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होगा तो 500 पर डे की पेनल्टी लगेगी, जो कि कंपनी को भी लग रही थी। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है यहाँ पे, 5 लाख रुपीज की। मतलब कि पहले तो 50,000 आपसे ले ही लेंगे, उसके बाद 500 रुपए की प्रतिदिन की पेनल्टी लगाते जाएंगे, और वो मैक्सिमम जो जाएगी वो कितनी जाएगी आपकी, 5 लाख रुपए तक ही जाएगी, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। 5 लाख हो गया एक बार तो वो रुक जाएगा, उसके बाद पेनल्टी आपका बढ़ेगा नहीं पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये पेनल्टी के रूल्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ दिस इज कह सकते हैं कि ऑल अबाउट टिल सेक्शन नंबर 117। अब 118 जो है आपका वो बात करेगा कि मीटिंग की बाद की क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है, क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज होती है जो मीटिंग के बाद करनी होती है। इसमें मीटिंग और रिलेटेड मैटर्स आएंगे। चलिए, तो फिलहाल इतनी बातों को यहां पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट चीजों को देखेंगे नेक्स्ट बार।